नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस को आज समझते हैं और जानते हैं। सिंगल फेज के केस में पोलैरिटी और 3 फेज के केस में वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस, पैरेलल ऑपरेशन की एसेंशियल कंडीशंस क्यों हैं और सेम वोल्टेज रेशो, सेम परसेंटेज इंपीडेंस और आइडेंटिकल एक्स और आर रेशो पैरेलल ऑपरेशन के लिए डिजायरेबल कंडीशंस क्यों हैं। साथ में ये भी जानते हैं पैरेलल ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर लोड की शेयरिंग किस तरह से करते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी समझेंगे। शुरू करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर पावर सिस्टम में किसी एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर ए के अक्रॉस लोड उसकी रेटिंग से अधिक हो जाता है तो हम इस ट्रांसफार्मर को एक बड़ी पावर रेटिंग के बी ट्रांसफार्मर से रिप्लेस करके इंक्रीज लोड को कैटर कर सकते थे। लेकिन व्यवहारिक कारणों से जब किसी एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर का लोड इंक्रीज होता है तो हम उसके पैरेलल में एक या ज्यादा दूसरे ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके इंक्रीज लोड को कैटर करना ज्यादा पसंद करते हैं। अर्थात जब किसी एक ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा क्षमता का लोड हो तो हम एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं और इस तरह के पैरेलल ऑपरेशन से हमारे पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिक सप्लाई की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर पैरेलल में एक से अधिक ट्रांसफार्मर हैं तो किसी एक ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस या फॉल्टी कंडीशंस पे होने पर भी हम बचे हुए ट्रांसफार्मर की मदद से पावर सप्लाई की कंटिन्यूटी को पार्शियल लोड पे मेंटेन रख सकते हैं। अगर ये लोड केवल एक ही ट्रांसफार्मर से सप्लाई हो रहा होता और उस ट्रांसफार्मर पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती तो पूरे सिस्टम की सप्लाई को शट डाउन करना पड़ता। जबकि एक से अधिक ट्रांसफार्मर पैरेलल होने पर सिस्टम में पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। जब पावर सिस्टम में 2 या अधिक ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट होते हैं तो इन ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर्स की आवश्यकता होती है वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी, क्योंकि आइडेंटिकल नेचर के ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल नेचर के स्पेयर्स के साथ मेंटेन रखे जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम एक से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो हम पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारे पावर ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ डिजाइन करते हैं और अगर किसी पावर सिस्टम में पार्शियल लोड है तो हम कुछ ट्रांसफार्मर को एलवी और एचवी दोनों साइड से डिस्कनेक्ट करके बचे हुए ट्रांसफार्मर को भी फुल लोड कंडीशंस पे ऑपरेट करके ट्रांसफार्मर के ऑपरेशंस को ऑप्टिमम मैक्सिमम एफिशिएंसीज पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक से अधिक ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन से हमारे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर पैरेलल ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर में से कुछ ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस शेड्यूल पर हैं तब भी हम सिस्टम में बचे हुए ट्रांसफार्मर की मदद से इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल में एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के कुछ तकनीकी परेशानियां भी हैं। जब एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेट होते हैं तो उनके इंपीडेंस पैरेलल में आने पर कम हो जाते हैं तो हमारे फॉल्ट करंट के लेवल्स शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे और दूसरी फॉल्ट की कंडीशंस में इंक्रीज हो जाते हैं। तो पावर सिस्टम के प्रोटेक्शंस के लिए जो सर्किट ब्रेकर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रेटिंग एक्सीड होने लगती है। इसके अलावा अगर 2 पैरेलल ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स में कुछ टर्न्स रेशो या वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का आर और एक्स का रेशो में अंतर है तो इन ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग का लो इंपीडेंस है उसमें एक क्लोज सर्किट सर्कुलेशन ऑफ करंट होने लगता है जो न केवल एक्स्ट्रा लॉसेज हैं वो ट्रांसफार्मर के लिए डैमेजिंग कंसीक्वेंसेस भी बना सकता है। तो पैरेलल ऑपरेशन में इस तरह की परेशानियों को प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना और पैरेलल में सेलेक्ट किए गए ट्रांसफार्मर में पैरामीटर की मैचिंग का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। जब 2 या ज्यादा ट्रांसफार्मर एक कॉमन सप्लाई और कॉमन लोड के साथ पैरेलल ऑपरेट होते हैं तो कुछ शर्तों की पालना करना, कंडीशंस को ऑब्जर्व करना सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से एक शर्त 2 या ज्यादा ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए अनिवार्य एसेंशियल शर्त है, जबकि दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन एक बेहतर ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए डिजायरेबली उन शर्तों की भी पालना करना जरूरी है। जो एक एसेंशियल कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशंस के लिए वो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस के लिए पोलैरिटी है और 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए उसी पोलैरिटी को हम वेक्टर ग्रुप कनेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 2 ट्रांसफार्मर या ज्यादा ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर हम पैरेलल ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो सिंगल फेज के हैं तो उनकी पोलैरिटी सही तरीके से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो 3 फेज के ट्रांसफार्मर हैं तो उनके आइडेंटिकल वेक्टर ग्रुप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ट्रांसफार्मर के साथ दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है तो इन दोनों ट्रांसफार्मर की अगर पोलैरिटी एक समान नहीं होगी और हम गलत पोलैरिटी के साथ कोई कनेक्शंस कर देंगे तो यहाँ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के अक्रॉस एक डेड शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस आ जाएगी और दोनों ट्रांसफार्मर में नॉर्मल लोड करंट की कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा करंट एक बहुत खतरनाक डैमेजिंग कंसीक्वेंस बना सकता है। इसलिए पैरेलल कनेक्शंस के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सिंगल फेज के केस में और वेक्टर ग्रुप कनेक्शन 3 फेज के केस में एक समान होने चाहिए। जब दो पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एक ही सप्लाई से इनपुट वोल्टेज दी जाती है तो दोनों ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है, जैसे हम डॉट कन्वेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए। समान इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी के टर्मिनल्स को ही हमें पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए। अगर वो ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो यहाँ इन ओपन पोजीशंस पर अगर हम डबल रेटिंग के वोल्टमीटर से वोल्टेज रीडिंग लेंगे तो वो सेकेंडरी वोल्टेज का समेशन 2 टाइम्स वोल्टेज आएगी, और ऐसी 2 टाइम्स वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का ये जो लोकल लूप बन रहा है जिसमें लीकेज इंपेडेंस बहुत कम है, उसमें नॉर्मल फुल लोड करंट से भी 20-30 गुना ज्यादा करंट बना के एक डेड शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस बना सकती है। सेकेंडरी का इंक्रीज करंट प्राइमरी में भी रिफ्लेक्ट होगा और पावर सिस्टम में भी प्राइमरी साइड में शॉर्ट सर्किट के असर आएंगे और ये कोई बहुत खतरनाक डैमेजिंग कंसीक्वेंस बन सकता है। तो जब हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो उनकी पोलैरिटी को चेक करना जरूरी है और केवल सही पोलैरिटी के साथ ही ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी ठीक है तो इन ओपन टर्मिनल पे नेग्लिजिबल वोल्टेज आएगी और इसे अगर हम शॉर्ट भी कर देते हैं तो दोनों वाइंडिंग में कोई लोकल सर्कुलेशन ऑफ करंट नहीं होगा। 2 या अधिक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन की जो अनिवार्य शर्त पोलैरिटी थी, वैसी अनिवार्यता जब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फेज एंगल शिफ्ट है उसका एक समान होना, या 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग कनेक्शंस हैं उनका वेक्टर ग्रुप कनेक्शन एक जैसा होना एक अनिवार्य शर्त है। हम जानते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को स्टार, डेल्टा या जिगजैग स्टार कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। तीनों फेज के टर्मिनल्स को भी एक्सचेंज करके हम बहुत सारे विविधताएं वाइंडिंग कनेक्शंस में बना सकते हैं, और ऐसी स्थिति में प्राइमरी की लाइन वोल्टेज या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, सेकेंडरी की लाइन टू लाइन वोल्टेज या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के बीच में एक फेज एंगल शिफ्ट जनरेट कर लेती हैं। और जब हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो उन दोनों ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फेज एंगल शिफ्ट जनरेट हो रही है वो अगर आइडेंटिकल नहीं होंगी, उनके वेक्टर ग्रुप कनेक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे तो 2 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और ये गलत वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस एक तरह से शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियां बना देगा। जैसे एक कैपिटल वाई स्मॉल डी 1 कनेक्शन में HV वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है और LV वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है, और डेल्टा वाइंडिंग का फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV वाइंडिंग के फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे की कला में है, और ऐसा ट्रांसफार्मर एक दूसरे कैपिटल YD1 या एक दूसरे कैपिटल D स्मॉल y HV का डेल्टा कनेक्शन और LV का स्टार कनेक्शन होने पर भी अगर LV की वोल्टेज HV की वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है तो ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ दिखाया गया है दोनों ट्रांसफार्मर में HV साइड का कनेक्शन स्टार कनेक्टेड है और LV दोनों में डेल्टा कनेक्टेड है, लेकिन एक कनेक्शन में LV की वोल्टेज 30 डिग्री पीछे YD1 कनेक्शन है और दूसरे में अब देखिए ये A2 टर्मिनल जहां पिछले कनेक्शन में C1 से जुड़ रहा था, यहाँ ये A2 कनेक्शन C2 से जुड़ रहा है और कनेक्शन के इस मॉडिफिकेशन से अब LV की वोल्टेज HV की वोल्टेज से 30 डिग्री फेज में आगे हो गई है और ये कनेक्शन YD11 हो गया है, और YD1 को YD11 के साथ पैरेलल ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तो दो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फेज एंगल शिफ्ट है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए या ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए।
अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल कनेक्शन के दौरान अगर गलत वेक्टर ग्रुप के कनेक्शंस वाले दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ YD1 को अगर YD11 से कनेक्ट कर देंगे, तो ये वस्तुतः दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में एक डेड शॉर्ट सर्किट बना देना हो गया है। और ऐसी स्थिति में सेकेंडरी वाइंडिंग के लो लीकेज इंपीडेंस में डेंजरसली हाई करंट प्राइमरी और हमारी सप्लाई साइड में भी हाई करंट के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और न केवल इस तरह के शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली डैमेज तो होंगे ही होंगे, हमारा एलाइड स्विच गियर भी खतरे में पड़ सकता है। तो हमें दो 3 फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल कनेक्शन के दौरान उनके वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस का आइडेंटिकल इंश्योर करना एक एसेंशियल कंडीशन है, अनिवार्य शर्त है, अन्यथा ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा खतरा पैदा हो गया है जो नुकसान करेगा। ट्रांसफार्मर की इस तरह से पोलैरिटी और वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस हैं, उनका एक समान होना या उनका ठीक तरह से होना न केवल पैरेलल ऑपरेशन के लिए जरूरी है, जब हम मीटरिंग के लिए ट्रांसफार्मर के साथ सीटी और पीटी का अरेंजमेंट करते हैं तब भी इन वेक्टर ग्रुप की मैचिंग करना अनिवार्य है। तो हमने समझा कि दो या ज्यादा ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए अगर वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं तो उनकी सेकेंडरी साइड में पोलैरिटी का एक समान होना, और अगर वो 3 फेज ट्रांसफार्मर हैं तो उनके वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस एक जैसा होना एक नितांत अनिवार्य शर्त है, एब्सोल्युटली एसेंशियल कंडीशन है। अन्यथा गलत पोलैरिटी या गलत वेक्टर ग्रुप के कनेक्शंस जब हम पैरेलल ऑपरेशंस में कर देंगे तो वो एक डेड शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस हैं और ट्रांसफार्मर और एलाइड स्विच गियर के लिए एक इमीडिएट डैमेज की कंडीशंस बन सकती है। तो पोलैरिटी और वेक्टर ग्रुप कनेक्शन तो अनिवार्य रूप से मिलान करना जरूरी है, लेकिन कुछ दूसरी शर्तें हैं जिनका मिलान डिजायरेबल माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर उनमें एग्जैक्ट मिलान नहीं है तो भी हमें कुछ छूट उपलब्ध है, लिबर्टी पॉसिबल है, और हम दो ट्रांसफार्मर को इन शर्तों में, ये जो नीचे हम बता रहे हैं, इनमें हल्की छूट के साथ भी पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो डिजायरेबल स्थितियां हैं, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज रेटिंग है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए ताकि लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की मैचिंग की जा सके। जिन ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल ऑपरेट कर रहे हैं उनमें परसेंटेज इंपीडेंस भी मैग्नीट्यूड में और एक्स और आर के रेशो में आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर अलग अलग केवीए रेटिंग के हैं तो ट्रांसफार्मर में आइडेंटिकल परसेंटेज इंपीडेंस के लिए जरूरी है कि उनका जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है न्यूमेरिकली वो उनकी केवीए रेटिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर पैरेलल में कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में वोल्टेज रेशो में हल्का अंतर है तो उनका पैरेलल ऑपरेशन तो किया जा सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो इनइक्वालिटी होगी, असमानता होगी, वो वाइंडिंग में जो लीकेज इंपीडेंस की कम वैल्यू है उसमें एक भारी भरकम लोकल सर्कुलेटिंग करंट बना सकती है जो बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल कंडीशंस पैदा कर सकता है, क्योंकि लोकल लूप में जो इंपीडेंस है करंट फ्लो की ओपोजिशन है वो केवल ट्रांसफार्मर का लीकेज इंपीडेंस है, और वो लीकेज इंपीडेंस कम होने के कारण एक मामूली सी भी वोल्टेज का अंतर एक भारी भरकम लोकल सर्कुलेटिंग करंट बना सकता है। जब पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के साथ लोड को कनेक्ट किया जाता है और वो लोड करंट को सप्लाई करने लगता है तो दोनों पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में अगर अनइक्वल वोल्टेज रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में तो लो इंपीडेंस के इस लोकल लूप में एक सर्कुलेशन होता है करंट का, और इस लोकल सर्कुलेशन से दोनों ट्रांसफार्मर की जो टोटल लोड में शेयरिंग है वो अनइक्वल हो जाती है। और अगर दो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशियो में डिफरेंस होने के कारण नो लोड वोल्टेज में सिर्फ 1% का अंतर है तो वो फुल लोड करंट की 10% जितनी अमाउंट का करंट यहाँ लोकल सर्कुलेशन कर सकता है, और एक ट्रांसफार्मर की लोडिंग को 10% एक्सीड कर देगा और दूसरे ट्रांसफार्मर की लोडिंग 10% कम ही रह जाएगी। तो हम प्रॉपर रेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस लोकल सर्कुलेशन से वाइंडिंग के इंपीडेंस में जो रेजिस्टेंस पार्ट है उसमें एडिशनल लॉसेज, हीटिंग होगी और लोड की शेयरिंग भी प्रॉपर और ऑप्टिमम नहीं रहेगी। पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस से जो इंपीडेंस बनता है वो परसेंटेज में अगर हम व्यक्त करें तो पैरेलल कनेक्टेड सभी ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस आइडेंटिकल होना जरूरी है। साथ ही साथ न केवल परसेंटेज इंपीडेंस मैग्नीट्यूड में सेम हो, उनमें लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस का एक्स और आर का रेशो है वो भी आइडेंटिकल सेम होना जरूरी है, ताकि अलग अलग पावर फैक्टर पे दोनों ट्रांसफार्मर का जो लोड शेयरिंग है वो ऑप्टिमम
एज पर रेटिंग मेंटेन रखा जा सके। अगर दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस सेम नहीं है तो दोनों जब पैरेलल ऑपरेट होंगे तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो सेम होगी, लेकिन जिसका परसेंटेज इंपीडेंस ज्यादा होगा वो कम करंट पे ही वो वोल्टेज कंडीशन प्राप्त कर लेगा। ऐसी स्थिति में उसकी पूरी रेटिंग का इस्तेमाल नहीं होगा और वो ट्रांसफार्मर जो कम लीकेज इंपीडेंस रखता है उसमें तो फुल लोड कंडीशंस आ जाएगी और दूसरा अंडर यूटिलाइज रहेगा, तो हम दोनों ट्रांसफार्मर की टोटल केवीए रेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज इस लर्निंग वीडियो के आखिर में एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से इस कंसेप्ट को हम और ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। अगर पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस का रेशो एग्जैक्ट सेम नहीं है तो ऐसी स्थिति में करंट फ्लो से जो इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करने वाला, उसकी शेप और साइज अलग अलग हो जाएगी। दोनों ट्रांसफार्मर के करंट वोल्टेज के साथ अलग अलग फेज एंगल पर होंगे और ऐसी स्थिति में कोई एक ट्रांसफार्मर हमारे टोटल लोड का जो पावर फैक्टर हो रहा है उससे बेटर पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगा और दूसरे का पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी पावर का जो शेयरिंग है दोनों ट्रांसफार्मर में वो आइडेंटिकल नहीं रहेगा और हम टोटल लोड को ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग के अनुरूप शेयर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, एक ट्रांसफार्मर में परसेंटेज लीकेज इंपीडेंस जो फुल लोड करंट कंडीशंस पे ट्रांसफार्मर के लीकेज इंपीडेंस में रेटेड वोल्टेज की परसेंटेज में वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है उसमें और लीकेज इंपीडेंस की ओम में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, खासतौर से तब जब दो ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग अलग अलग हो। एक उदाहरण के तौर पे दो ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग में 1:2 स्थितियां हैं, अर्थात दूसरे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग पहले से 2 गुनी है। दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल वोल्टेज कंडीशंस पे प्राइमरी और सेकेंडरी में सप्लाई और सेकेंडरी में लोड के साथ कनेक्ट हैं तो दुगनी वीए रेटिंग के लिए दूसरे ट्रांसफार्मर का करंट दुगना होगा और ऐसी स्थिति में पैरेलल ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर जब आइडेंटिकल वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो दूसरे ट्रांसफार्मर को अपने लीकेज इंपीडेंस की न्यूमेरिक वैल्यू में दुगने करंट के साथ आइडेंटिकल वोल्टेज ड्रॉप करनी है, अर्थात दूसरे ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस की न्यूमेरिक वैल्यू जिसने ज्यादा धारा कैरी करनी है और सेम वोल्टेज ड्रॉप बनानी है वो पहले ट्रांसफार्मर की लीकेज इंपीडेंस की न्यूमेरिक वैल्यू से आधी होना जरूरी है ताकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर हैं उन्हें जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों में आइडेंटिकल वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशंस मेंटेन रहे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो ट्रांसफार्मर जो धारा वहन क्षमता रखते हैं वो तो उनकी केवीए रेटिंग के अनुपात में होती हैं, लेकिन उनका जो न्यूमेरिक इंपीडेंस वैल्यू है वो उनकी वीए रेटिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए ताकि दोनों की परसेंटेज इंपीडेंस या फुल लोड करंट कैरी करते समय अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आइडेंटिकल हो जाए। दो पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर जो आइडेंटिकल सप्लाई और लोड वोल्टेज कंडीशंस पर काम कर रहे हैं वो टोटल लोड को किस अनुपात में शेयर करेंगे उसे न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं। जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेट होते हैं तो टोटल लोड करंट का अपना शेयर कैरी करते समय दोनों ट्रांसफार्मर में आइडेंटिकल वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए। मान लेते हैं कि पैरेलल ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो स्मॉल वी है और वो अगर पहला ए ट्रांसफार्मर IA लोड करंट कैरी कर रहा है और उसका लीकेज इंपीडेंस ZA है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप करंट और इंपीडेंस का प्रोडक्ट हो गया है। इसी तरह से पैरेलल कनेक्टेड दूसरे ट्रांसफार्मर में लोड शेयर IB ट्रांसफार्मर B के लीकेज इंपीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप IB ZB बनाएगा और ये वोल्टेज ड्रॉप अगर टोटल लोड करंट I है और दोनों पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस पैरेलल कनेक्टेड इंपीडेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट बाई सम रिलेशन से, वो कैपिटल Z हो तो टोटल करंट कैपिटल Z में यही इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप बनाएगा और अगर दोनों करंट का फेजर सम टोटल करंट I हो तो हम इन दो न्यूमेरिक रिलेशन से टोटल करंट किस शेयर में दोनों ट्रांसफार्मर बांटेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड दोनों ट्रांसफार्मर A और B के लीकेज इंपीडेंस ZA और ZB में लोड करंट शेयर करते समय आइडेंटिकल वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, IZ प्रोडक्ट दोनों ट्रांसफार्मर का आइडेंटिकल है तो हम समझ सकते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर का हायर लीकेज इंपीडेंस होगा वो लेसर करंट लोड करंट का शेयर करेगा या फिर जिसका लीकेज इंपीडेंस कम होगा वो ज्यादा करंट टोटल लोड का शेयर करेगा। जो लोड करंट वो शेयर कर रहे हैं वो उनके लीकेज इंपीडेंस वैल्यू के इनवर्स रिलेशन में होगा और अगर टोटल करंट I इक्विवेलेंट पैरेलल इंपीडेंस Z में वोल्टेज ड्रॉप IZ इसी के बराबर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है बनाएं और Z की जगह हम प्रोडक्ट बाई सम रखें और सिंप्लीफिकेशन करें तो टोटल करंट में से पहले ट्रांसफार्मर का लोड शेयर
टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई दूसरे ट्रांसफॉर्मर का लीकेज इंपीडेंस डिवाइडेड बाई दोनों ट्रांसफॉर्मर का लीकेज इंपीडेंस। ये पैरेलल में करंट शेयर करंट रेशो एक्सरसाइज हो गई। इसी तरह से दूसरे ट्रांसफॉर्मर का जो टोटल लोड करंट आई में शेयर है वो हो गया टोटल लोड करंट मल्टीप्लाइड बाई लीकेज इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड बाई सम ऑफ लीकेज इंपीडेंस ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर। हमें अगर लीकेज इंपीडेंस को रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस पार्ट दिया हुआ हो तो ये कैलकुलेशन करके हम टोटल करंट में से कितना शेयर पहले ट्रांसफॉर्मर और कितना शेयर दूसरे ट्रांसफॉर्मर का है वो निकाल के वोल्टेज के साथ रियल पावर और इमेजिनरी पार्ट का शेयर क्या होगा ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पैरेलल में जो कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर हैं उनमें अलग अलग वीए रेटिंग्स हैं तो जिसकी वीए रेटिंग ज्यादा है उसका लीकेज इंपीडेंस अगर कम होगा न्यूमेरिक वैल्यू में तो वो ज्यादा करंट को शेयर करके दोनों ट्रांसफॉर्मर में टोटल लोड की शेयरिंग एज पर इंडिविजुअल रेटिंग्स कर सकता है। और इस हेतु दोनों ट्रांसफॉर्मर के लीकेज इंपीडेंस पर यूनिट में या परसेंटेज में आइडेंटिकल होने चाहिए और ओमिक वैल्यू उनकी वीए रेटिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जब ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज ड्रॉप को हम पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं या लीकेज इंपीडेंस को भी पर यूनिट में बताया जाता है तो हम जो दो ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट वीए रेटिंग के हैं उनमें भी लोड शेयरिंग को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिक कैलकुलेशन से अभी हम इस बात को समझ भी लेंगे। और ये जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर अपनी वीए रेटिंग के अनुपात में टोटल लोड को शेयर करें। इसके लिए उनका परसेंटेज या पर यूनिट इंपीडेंस है वो सेम रहना चाहिए और न्यूमेरिक इंपीडेंस की वैल्यू उनकी वीए रेटिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और अगर अलग अलग पावर फैक्टर पे रियल और रिएक्टिव पावर का शेयर भी आइडेंटिकल बना रहे दोनों ट्रांसफॉर्मर में, इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में जो लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस का रेशो है वो भी आइडेंटिकल रखें। तो पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर में एक्स और आर का रेशो सेम है तो दोनों पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर का इंडिविजुअल पावर फैक्टर और लोड का पावर फैक्टर आइडेंटिकल रहेगा। और अगर एक्स और आर का रेशो दोनों ट्रांसफॉर्मर का सेम नहीं है तो हम लोड के पावर फैक्टर से एक ट्रांसफॉर्मर को बेटर और एक को पुअर पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता हुआ पा सकते हैं। तो इफेक्टिव और ऑप्टिमम लोड शेयरिंग के लिए जरूरी है कि दोनों ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट इंपीडेंस और एक्स और आर का रेशो आइडेंटिकल होना चाहिए। इस सरल न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से लोड शेयरिंग के कंसेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है। दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ए और बी की रेटिंग्स आइडेंटिकल 250 kVA है और दोनों को हम पैरेलल में जब ऑपरेट करते हैं दोनों आइडेंटिकल वोल्टेज रेशो के हैं लेकिन दोनों के परसेंटेज इंपीडेंस आइडेंटिकल नहीं है। ट्रांसफॉर्मर ए का परसेंटेज इंपीडेंस 4% बता रहा है कि फुल लोड 250 kVA कैरी करते समय इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रेटेड वोल्टेज की केवल 4% है। वहीं ट्रांसफॉर्मर बी में परसेंटेज इंपीडेंस अलग है, 4% की बजाय ये थोड़ा ज्यादा 5% है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्रांसफॉर्मर जो 250 kVA के हैं इन्हें जब हम पैरेलल में ऑपरेट करेंगे तो उनकी रेटिंग क्या हो सकती है, मैक्सिमम वीए लोड जो वो कैरी कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। और ऐसी स्थिति में दोनों के लोड शेयर को भी प्राप्त करना है। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर ए का लीकेज इंपीडेंस छोटा ही मान का है और ऐसी स्थिति में फुल लोड कंडीशंस पे भी उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो केवल 4% रहेगी। वहीं जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर है जिसका लीकेज इंपीडेंस 5% है वो फुल लोड पे तो 5% वोल्टेज ड्रॉप करेगा लेकिन पैरेलल ऑपरेट है तो उसमें मैक्सिमम 4% वोल्टेज ड्रॉप ही आ सकती है। और अगर उस पे 4% वोल्टेज ड्रॉप है तो उस पे जो लोड है वो फुल लोड की बजाय x टाइम्स होगा और ये x 80% बता रहा है। तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मर ए जिसकी लीकेज इंपीडेंस परसेंटेज में या पर यूनिट में कम है वो तो फुल लोड 250 kVA पे काम करेगा और दूसरा ट्रांसफॉर्मर जिसका लीकेज इंपीडेंस ज्यादा है वो 80% लोड पे ही आइडेंटिकल वोल्टेज ड्रॉप कंडीशंस अटेन कर लेगा और उसकी वीए रेटिंग केवल 200 kVA ही इस्तेमाल होगी 80%। तो हम दोनों को कंबाइंड अगर इस्तेमाल करेंगे तो 250 kVA की रेटिंग का डबल 500 kVA होने के बावजूद भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेटिंग्स केवल 450 kVA ही कर पाएंगे। अगर ये दोनों ट्रांसफॉर्मर में अगर हम दूसरे ट्रांसफॉर्मर को 250 kVA पे इस्तेमाल करना चाहते तो उस पे 5% वोल्टेज ड्रॉप होती और पहला ट्रांसफॉर्मर जो फुल लोड पे केवल 4% वोल्टेज ड्रॉप करता है उसे 5% वोल्टेज ड्रॉप के लिए 25% एक्स्ट्रा लोड भी कैरी करना होता तो वो ओवरलोड कंडीशंस पर आ जाता। तो हम पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर ए फुल लोड पे पहले आ जाएगा क्योंकि इसकी पर यूनिट रेटिंग कम है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर अंडर यूटिलाइज ही रहेगा अगर हमें सेफ ऑपरेशन करना है। और अगर हम इससे ज्यादा लोड कैरी करेंगे तो पहला ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने पर हमारे लिए कुछ नुकसान की स्थितियां बन सकती है, पहले ट्रांसफॉर्मर को कुछ खतरा हो सकता है। तो पैरेलल कनेक्शंस के दौरान अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर के परसेंटेज इंपीडेंस आइडेंटिकल नहीं है तो वो
अपनी ऑप्टिमम रेटिंग्स पे काम नहीं करेंगे। जिसकी पर यूनिट इंपीडेंस कम है वो तो फुल लोड पे आ जाएगा और दूसरे अंडरलोडेड ऑपरेट करने होंगे। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में जो एसेंशियल कंडीशन है, सिंगल फेज के केस में पोलैरिटी और 3 फेज के केस में आइडेंटिकल वेक्टर ग्रुप कनेक्शन, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और जो डिजायरेबल कंडीशंस हैं पैरेलल ऑपरेशन की, वोल्टेज रेशो सेम होना, परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना और एक्स और आर का रेशो एक समान होना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में लोड की शेयरिंग हम किस तरह से करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।